ओके, पिछले क्लास में हमने प्रोपोर्शन तक देख लिया था, थोड़ा सा प्रोपोर्शन का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था। अब उससे आगे आज देखते हैं, ठीक है। पिछले क्लास के अंत में हम ये देख रहे थे कि इफ ए बी सी आर इन continued proportion, then a by b is equal to b by c. That implies b square is equal to a into c. b को क्या कहेंगे हम? मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c. in this case b is called the mean proportional between A and C, whereas C is said to be the third, याद रखिएगा, proportional between A and proportional to A and B. अगर ऐसा सिचुएशन आए तो बी स्क्वायर को क्या कहेंगे? बी को क्या कहेंगे? बी को हम कहेंगे मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी. मीन मतलब बीच वाला, ठीक है, इसीलिए वो चीज कहेंगे इसको. और C को थर्ड प्रोपोर्शनल टू A एंड B. ठीक है, ये बेसिक सा डेफिनेशन है, प्रोबेबली आपको पता होगा. अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल के रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देखते हैं जो आपको ज़रूरत होगी अब आगे जाके. ये सब तो हो गया बेसिक चीज़ें, एक तरह से आप इसको अपने रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं अगर आप भूल गए हो तो, बेसिक चीज़. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. कभी कभी आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा कि दिया रहेगा कि a by b is equal to c by d is equal to e by f and so on. ऐसे करके दिया रहेगा कंडीशन कि if this is the given condition prove something. उसके बाद इस पे आधारित कोई क्वेश्चन दे देगा आपको, कुछ प्रूफ करने के लिए दे दिया जाएगा, कोई थ्योरम प्रूफ करने के लिए दे दिया जाएगा. तो इस तरह के केस में हमेशा आपको ये याद रखना है कि अगर दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन इक्वल हैं, बराबर हैं, जैसे यहाँ पे, तो उन सारे फ्रैक्शंस को हम क्या करेंगे? किसी सिंगल सिंबल से डिनोट कर लेंगे. मतलब इन सबको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो भी आपको मन करे, के एल एम वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, बस किसी सिंगल सिंबल से इन सारे फ्रैक्शंस को हम लोग डिनोट कर लेंगे. इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये सारे फ्रैक्शंस एक दूसरे से तो बराबर ही हैं. सो a by b इज इक्वल टू के ही होगा, c by d इज इक्वल टू के होगा, e by f इज इक्वल टू के होगा, एंड सो ऑन. आगे के जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सारे के सारे किसके बराबर होंगे? इसके बराबर होंगे. इस तरह से सपोज करने पे, प्रॉब्लम बनाने पे हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है. अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव करेंगे रेशियो में, और देखेंगे कि उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने इस सिंपल से रूल को यूज़ किया है. ठीक है, चलिए लेट्स फाइंड आउट. थ्योरम कुछ इस तरह से है, इफ a by b is equal to c by d is equal to e by f and so on, prove that each of these fractions is equal to p into a to the power n plus q into c to the power n plus r into e to the power n and so on, divided by p into b to the power n plus q into d to the power n plus r into f to the power n and so on,
whole to the power 1 by n, where p, q, r, n are any quantities whatever, कोई भी क्वांटिटी ये हो सकता है। ठीक है, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है हमारे पास कि ये सारे के सारे फ्रैक्शंस एक दूसरे से बराबर हैं, और ये हमें प्रूफ करना है कि अगर ऐसा कंडीशन रहा तो इनमें से हर एक फ्रैक्शन इस चीज के बराबर होगा। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है, पूछा जाता है, तो आप क्या करिए कि जो सारे के सारे इक्वल फ्रैक्शंस है, ट्राई टू डिनोट ईच ऑफ दोज इक्वल फ्रैक्शंस विथ ए सिंगल सिंबल। सो सपोज, ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, आई थिंक इसको इरेज कर देता हूं मैं, मुझे याद है। अब क्या करता हूं, मान लेता हूं कि लेट these fractions is equal to k। ठीक है, नाउ अगर a by b को सिर्फ k से इक्वेट करें तो हमें कितना मिलेगा, a is equal to b into k। उसी तरह c by d को k से इक्वेट करें तो c is equal to dk। सिमिलरली e is equal to fk and so on। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था, जो RHS में हमें प्रूफ करना था वो ये था कि p इंटू ए टू दी पावर n था। a टू दी पावर n के साथ क्या मल्टीप्लाई था, p। तो अगर सबसे पहले हम a टू दी पावर n को ले आने की कोशिश करें, उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे, इस वाले पर्टिकुलर चीज को देखेंगे, दोनों तरफ n का पावर ले लेंगे, दैट इज a टू दी पावर n इज इक्वल टू b इंटू के टू दी पावर n। और हम क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ हम p से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p इंटू ए टू दी पावर n इज इक्वल टू p bn kn। ठीक है, अब c के साथ हमें क्या चाहिए, q इंटू सी टू दी पावर n। तो यही चीज यहां करेंगे, बस दोनों तरफ n का पावर लेके दोनों तरफ q से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, सिमिलरली q इंटू सी टू दी पावर n इज इक्वल टू q dn kn, एंड उसी तरह r इंटू ए टू दी पावर n e टू दी पावर n इज इक्वल टू r इंटू एफ टू दी पावर n k टू दी पावर n। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम क्या करते हैं कि इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना था कि ईच ऑफ दीज फ्रैक्शंस, इनमें से सारे के सारे फ्रैक्शंस किसके बराबर हो, जो एक्सप्रेशन अभी जस्ट मैंने मिटाया था, आपने लिखा होगा। तो चलिए, नाउ p इंटू ए टू दी पावर n प्लस q इंटू सी टू दी पावर n प्लस r इंटू e टू दी पावर n एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई p इंटू b टू दी पावर n प्लस q इंटू d टू दी पावर n प्लस r इंटू f टू दी पावर n एंड सो ऑन इज इक्वल टू, अब p इंटू ए टू दी पावर n क्या है हमारे पास, p इंटू बी टू दी पावर n इंटू के टू दी पावर n, सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, p bn kn। उसी तरह q इंटू सी टू दी पावर n क्या है, q d टू दी पावर n के टू दी पावर n, उसको इसके जगह पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हो जाएगा q dn kn। उसी तरह r इंटू ई टू दी पावर n की जगह ये है तो r fn kn एंड सो ऑन। इसी तरह से इसको ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस q इंटू डी टू दी पावर n प्लस r इंटू एफ टू दी पावर n एंड सो ऑन इज इक्वल टू, अब ऊपर में k टू दी पावर n तो सारे के सारे टर्म में है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सो k टू दी पावर n इंटू बच गया b टू दी पावर n प्लस q इंटू डी टू दी पावर n प्लस r इंटू एफ टू दी पावर n एंड सो ऑन। और नीचे क्या बच गया, p इंटू बी टू दी पावर n प्लस q इंटू डी टू दी पावर n प्लस r इंटू एफ टू दी पावर n एंड सो ऑन। ये और ये कैंसिल, बचा क्या, k टू दी पावर n। सो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, इसके बराबर आपने क्या प्रूफ कर दिया, k टू दी पावर n। सो इसलिए
k टू द पावर n इज इक्वल टू कितना प्रूव कर लिया आपने, या इसको इस तरह से लिखें कि p इंटू ए टू द पावर n प्लस q इंटू सी टू द पावर n प्लस r इंटू e टू द पावर n एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई p इंटू b टू द पावर n प्लस q इंटू d टू द पावर n प्लस r इंटू f टू द पावर n एंड सो ऑन इज इक्वल टू हमने कितना प्रूफ कर लिया k टू द पावर n। अब n को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा p इंटू ए टू द पावर n प्लस q इंटू सी टू द पावर n प्लस r इंटू ए टू द पावर n एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई p इंटू b टू द पावर n प्लस q इंटू d टू द पावर n प्लस r इंटू f टू द पावर n एंड सो ऑन होल टू द पावर 1 बाई n। n को इधर लेके आए हैं और यहाँ पे k बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए k किसके बराबर है, इन सारे फ्रैक्शंस के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू k तो भाई a बाई बी के भी बराबर है, फिर इज इक्वल टू c बाई डी के भी बराबर है, फिर e बाई एफ के भी बराबर है एंड सो ऑन। हमें प्रूफ क्या करना था, ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस दैट इज ईच ऑफ दीज फ्रैक्शंस इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर टर्म। क्या हमने प्रूफ कर दिया, सारे के सारे फ्रैक्शंस इसके बराबर है। सो दिस प्रूव्स द प्रोपोजिशन। ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्यों कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इस थ्योरम को यूज करके एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एड ऑन, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ किया जा सकता है, जो कि नॉर्मली आप हमेशा यूज करते हैं या कर सकते हैं अपने आने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए क्या है, अब पी क्यू आर एन तो कुछ भी हो सकता है, जैसा कि लिखा गया था पी क्यू आर एन आर एनी क्वांटिटीज वॉट एवर। अगर पी क्यू आर एन को हम 1 ले लें तो क्या होगा, चलिए इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि प्रूफ तो हो ही गया है और ये मुझे याद है, यहां से बस देखिए हमने क्या प्रूफ किया कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ एंड सो ऑन इज इक्वल टू p इंटू ए टू द पावर n प्लस q इंटू सी टू द पावर n प्लस r इंटू e टू द पावर n एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई p इंटू बी टू द पावर n प्लस q इंटू d to the power n plus r into f to the power n and so on whole to the power 1 by n. This is exactly what we have just proved. Now if p is equal to q is equal to r is equal to n is equal to 1, if we suppose this, then a by b is equal to c by d is equal to e by f and so on is equal to क्या हो जाएगा, a to the power p के जगह 1 और n के जगह 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ a, उसी तरह यहाँ पे c, उसी तरह यहाँ पे e एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई d प्लस d प्लस f एंड सो ऑन। देखा आपने। सो यहाँ से वी हैव गॉट अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड व्हाट इज दैट थ्योरम, कि इफ certain fractions are equal, if certain fractions are equal, then each of these fractions or each of those fractions are equal to the sum of all the numerators divided by the sum of all the denominators. यहाँ के लिए ये सारे के सारे फ्रैक्शंस इक्वल हैं, इसीलिए इनमें से हर एक फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स, सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स ऊपर वाला डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स नीचे वाले का सम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थ्योरम एट लीस्ट। और हमने देखा कि ये थ्योरम कैसे आया, अभी एक थ्योरम हमने जस्ट ये प्रूव किया एंड इसी से हमने इस थ्योरम को ले आया। चलिए
Now if you remember this particular theorem, it actually works as a tool to problem solving skills. इसको आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए एक टूल बना सकते हैं. देखिए किस तरह से, क्योंकि ओलंपियाड्स में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस पर्टिकुलर थ्योरम का वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको याद रखना होगा. चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम बनाते हैं. चलिए इसको कर लिया आपने, याद रखिएगा. इसको मैं स्टेटमेंट से वर्बली लिख देता हूँ. if 2 or more fractions are equal, then each of these fractions is equal to sum of all the numerators divided by the sum of all the denominators. अगर सर्टेन फ्रैक्शन या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस इक्वल हैं तो उनमें से सारे फ्रैक्शंस किसके बराबर होंगे? सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब एक छोटा सा प्रॉब्लम बनाते हैं. सबसे पहले मान लीजिए कि इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ आपके पास दिया हुआ हो और कहा जाए कि प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस बी प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड प्लस सी is equal to x plus y plus z whole square plus a plus b plus c whole square divided by x plus y plus z plus a plus b plus c. आपके पास ये कंडीशन दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है ये. हाउ वुड यू प्रूव दैट? वेरी सिंपल. सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हम इन सबको किसी सिंगल सिंबल से रिप्रेजेंट कर लें, डिनोट कर लें, तो x, y और z के जगह ये वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम. अगर ऐसा हम करने में कामयाब हो जाए तो इस तरह से कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने क्वेश्चन सही लिखा है ना? एक मिनट, क्वेश्चन देख लूं. नहीं, मैंने क्वेश्चन जो है ना थोड़ा वही मुझे लगा कि मैंने क्वेश्चन को, ये देखिए यहाँ पे x बाई ए y बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी दिया हुआ है. ठीक है, तो पता चल गया था मुझे देखने से. सो ये कंडीशन आपके पास दिया हुआ है एंड यू हैव टू प्रूव दिस. तो क्या करते हैं, LHS को लेके आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले तो यहाँ क्या करते हैं, इसको एक सिंगल सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. मान लेते हैं इसको k है. सपोज ईच ऑफ दीज इक्वल रेशियोज इज इक्वल टू k. तो x इज इक्वल टू a इंटू के हो जाएगा. x बाई a को अगर k से इक्वेट करेंगे तो उसी तरह y इज इक्वल टू b इंटू के एंड z इज इक्वल टू c इंटू के. नाउ LHS को लेके बढ़ते हैं आगे. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई वाई प्लस बी प्लस
जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई जेड प्लस सी। एक्स के जगह हम ए इंटू के प्रूफ करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर नीचे ए के प्लस ए। उसी तरह वाई के जगह बी के तो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी के प्लस बी। जेड के जगह सी के तो सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी के प्लस सी। चलिए ए स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा के स्क्वायर प्लस 1, नीचे से ए कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 प्लस यहाँ से बी स्क्वायर तो के स्क्वायर प्लस 1, नीचे से बी तो के प्लस 1 प्लस यहाँ से सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1, नीचे से सी कॉमन लेंगे के प्लस 1। अब के स्क्वायर प्लस 1 बाई के प्लस 1 तो तीनों में है, और सबसे पहले यहाँ से ए स्क्वायर के एक ए को काट देते हैं, यहाँ से बी से एक बी को काट देते हैं, सी से एक सी को काट देते हैं, और इस तीनों टर्म में से के स्क्वायर प्लस 1 बाई के प्लस 1 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा ए प्लस यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे सी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे इससे पहले जो जस्ट आपने थ्योरम पढ़ा कि अगर दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस या रेशियो बराबर हों तो उनमें से सारे के सारे रेशियोज सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स के बराबर होंगे। तो के स्क्वायर क्या है, के क्या है, के इन सारे रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स के यानी कि इनमें से हर एक रेशियो किसके बराबर होगा, ए प्लस x प्लस वाई प्लस जेड सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स ए प्लस बी प्लस सी होगा ना। तो k के जगह अगर हम लोग इसको सब्सटीट्यूट कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बाई ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे उसी तरह से x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1। के के जगह के ये चीज़ और प्लस 1 पहले से है ऊपर में, वही प्लस 1 उसी तरह नीचे, और इसके साथ क्या है ए प्लस बी प्लस सी। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, नीचे से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा और इधर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। उसी तरह नीचे क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी आपका बच जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। इससे एक ए प्लस बी प्लस सी कट गया, और ये ए प्लस बी प्लस सी इस वाले ए प्लस बी प्लस सी से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यही तो प्रूफ करना था आपको, आपने प्रूफ कर दिया इसको, दैट्स इट। तो देखा आपने, अगर हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो तो हम प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम आपसे ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, अगर बहुत सारे फ्रैक्शंस इक्वल दिए हुए हो तो सारे फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, सिंगल सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और जहां जरूरी होगा तो अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग हम इन सारे फ्रैक्शंस को किसके बराबर लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। हमारे पास दो टूल है, और उन टूल को यूज करके हम प्रॉब्लम को आगे बना सकते हैं। चलिए, अब कॉमेंसुरेबल और इनकमेंसुरेबल क्वांटिटीज के बारे में मैंने बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि दो इनकमेंसुरेबल क्वांटिटीज का रेशियो कभी भी एग्जैक्टली दो इंटीजर के रेशियो से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन दो इनकमेंसुरेबल क्वांटिटीज के रेशियो को हमेशा हम किसी दो इंटीजर्स के रेशियो से किसी रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के तहत रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब किसी एक्यूरेसी के साथ अप्रॉक्सीमेटली, मान लीजिए हमारे पास दो इनकमेंसुरेबल क्वांटिटीज ए
बाई बी के बीच में एक रेशियो है, ये दोनों इनकमेंसरेबल क्वांटिटीज हैं एक दूसरे के साथ, ए और बी। हम अप्रॉक्सीमेटली किसी रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब है कि हम अप्रॉक्सीमेटली इसको किसी दो इंटीजर के रेशियो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बट अप्रॉक्सीमेटली। अभी आपको समझ में आएगा ये। नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ हायर अलजेब्रा। अब आप हायर अलजेब्रा के वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। चलिए, नाउ यू आर गोइंग टू सी व्हाट एब्स्ट्रैक्शंस आर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन मैथमेटिक्स। इरेज करूं मैं? Prove that the ratio of two incommensurable quantities can be expressed as a ratio of two integers to any required degree of accuracy, to any इस तरह के थ्योरम्स को प्रूफ करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जैसे मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, या फिर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में प्योर मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर, ठीक है। सो दीज काइंड्स ऑफ प्रूफ्स और द मेथड ऑफ राइटिंग दीज काइंड्स ऑफ प्रूफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट if you are preparing for those kinds of examinations like Indian Statistical Institute or Chennai Mathematical Institute and other such institutions. So see it carefully. To any required degree of accuracy, किसी भी दो इनकमेंसरेबल क्वांटिटीज के रेशियो को किसी रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से हम किसी दो इंटीजर्स के रेशियो के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से प्रूफ लिखते हैं। सपोज A and B are two incommensurable quantities। ए और बी दो इनकमेंसरेबल क्वांटिटीज है, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा, ए बाई बी। अब चलिए, नाउ हम बी को क्या करते हैं, m इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड b इंटू m इक्वल पार्ट्स इच इक्वल टू बीटा। बीटा कोई क्वांटिटी हमने मान लिया और m इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसलिए b इज इक्वल टू m इंटू दैट इज b बाई m इज इक्वल टू बीटा हुआ, दैट इज b इज इक्वल टू m इंटू बीटा, वेयर m इज एन इंटीजर, ठीक है। ऑल्सो सपोज हमें दो इंटीजर चाहिए ना, हम दो इनकमेंसरेबल क्वांटिटीज ए और बी के रेशियो को अप्रॉक्सीमेटली दो इंटीजर्स के रेशियो से बदलने जा रहे हैं। तो हमें एक इंटीजर तो m मिल गया, एक और इंटीजर n मान लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि अगर a को n से डिवाइड किया गया,
a को n से अगर डिवाइड किया गया तो ये ग्रेटर देन बीटा आएगा, यानी कि इससे बड़ा आएगा कुछ। बट इफ a को n+1 से डिवाइड किया गया तो भाई बीटा से कम आएगा। ठीक है, ये हमारा एक अजम्पशन है। वेयर n इज ऑल्सो एन इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर, इसलिए a इज ग्रेटर देन बीटा इंटू n एंड a इज लेस देन n+1 इंटू बीटा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको साफ साफ समझ में आ रही होगी। इसको इरेज करता हूं मैं। चलिए, therefore a by b ग्रेटर देन बीटा से क्या है, ये बड़ा है। a बाई n को डिवाइड करते हैं तो बीटा से बड़ा है, यानी कि a बाई b इज ग्रेटर देन b इज इक्वल टू कितना है, m इंटू बीटा है। a इज इक्वल टू कितना है, a इज ग्रेटर देन बीटा इंटू n है, तो यहाँ पे n इंटू बीटा और b बराबर तो m इंटू बीटा है ही। उसी तरह a बाई बी लेस देन n+1 इंटू बीटा बाई m इंटू बीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई a जो है यानी कि न्यूमिनेटर जो है n+1 इंटू बीटा से तो कम है, हमें यहाँ से पता चल रहा है, और b इज इक्वल टू m इंटू बीटा है। चूंकि न्यूमिनेटर कम है इसलिए ये इनइक्वालिटी इससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a इससे छोटा है। अगर इन दोनों इक्वालिटी को ध्यान से देखें, बीटा और बीटा यहाँ से कैंसिल, बीटा और बीटा यहाँ से कैंसिल, दैट मीन्स n बाई m से बड़ा है a बाई b और छोटा है n+1 बाई m से। अगर हम सारे टर्म से n बाई m को घटा दें तो n बाई m माइनस n बाई m is less than a by b minus n by m is less than n+1 by m minus n by m। इसको इरेज कर दूं, लिख लिया होगा आपने, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे करता हूँ मैं। दैट मीन्स ये और ये तो भाई कट के 0 आएगा, तो 0 से बड़ा a by b माइनस n by m, छोटा किससे होगा यहाँ पे n+1 माइनस n 1 by m। ना ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आया है, एक इनइक्वालिटी आया है। अगर हम लोग यहां से बीटा को क्या करते हैं, बीटा हमारे पास क्या है, हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, हमारा मेन यूनिट है बीटा। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो देखिए b बाई एम इज इक्वल टू बीटा, दैट मीन्स अगर b बाई बीटा इज इक्वल टू एम कर दें तो अगर हम यहां से बीटा को बहुत छोटा कर दें, इनडेफिनेटली छोटा, इनडेफिनेटली स्मॉल, क्योंकि बीटा एक क्वांटिटी है, हम बीटा को कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लेते हैं। तो बीटा को अगर हम इनडेफिनेटली स्मॉल, छोटा लेंगे तो बीटा जितना ही छोटा होगा, m जो है यानी कि ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये उतना ही बड़ा होगा, मतलब m बहुत बड़ा होगा। और जब m बहुत बड़ा होगा तो 1 बाई m क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स इसलिए 0 से इस केस में जब m बहुत बड़ा हो रहा है, इनडेफिनेटली बड़ा, तो 1 बाई m इनडेफिनेटली छोटा, ऑलमोस्ट 0 के बराबर। तो जब 1 बाई m ऑलमोस्ट 0 के बराबर है
तो 0 से बड़ा ये और ऑलमोस्ट 0 से छोटा ये, यानी कि इस डिफरेंस को a/b माइनस n/m को ऑलमोस्ट 0 से बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 0 है एग्जैक्टली और ये भी ऑलमोस्ट 0 है, तो ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज a/b इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n/m। n और m क्या था? इंटीजर था, इसीलिए इन दोनों इनकमेंसुरेबल क्वांटिटीज का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट बराबर हो रहा है किसके? इन दोनों इंटीजर्स के रेशियो के। सो दिस प्रूव्स द proposition, and this is how we can express the ratio of any two incommensurable quantities with the ratio of two commensurable quantities, that is two integers with any required degree of accuracy। ये आपका प्रूफ हो गया और इस तरह से प्रूफ को लिखा जाता है हायर मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। इरेज कर दूं मैं इसको? चलिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है मैथमेटिक्स में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज जस्ट अ टूल, so I'm not going to tell you so many problems, but just 3 to 4 problems to show you how we apply these rules, these propositions to solve problems। चलिए, आपके पास एक प्रॉब्लम है इस तरह का, कि brass is an alloy of copper and zinc, bronze is an alloy containing 80% copper, 4% zinc and 16% tin. A fused mass of brass and bronze, a fused mass of brass and bronze, fused mass मतलब mixed, ब्रास और ब्रोंज से बना हुआ एक अलॉय। brass and bronze is found to contain 74% copper, 16% zinc and 10% tin. Find the ratio of copper to zinc. Find the ratio of copper to zinc in the composition of brass। चलिए, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक से मिक्स करके ब्रास को बनाया गया है। ब्रोंज इज एन अलॉय कंटेनिंग 80% कॉपर, 4% जिंक एंड 16% ऑफ टिन। ए फ्यूज्ड मास ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज is found to contain 74% of copper, 16% of zinc and 10% of
टिन, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रास। ब्रास में कॉपर और जिंक का कितना रेशियो होगा। अगर हम कॉपर और जिंक का अमाउंट निकाल दें या परसेंटेज निकाल दें ब्रास में, तो हम रेशियो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो फ्यूज्ड मास है, प्रॉब्लम को बनाने के लिए प्रॉब्लम को एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे टिन का कोई काम नहीं है, क्योंकि ब्रास किससे किससे बना है, बस कॉपर से और जिंक से, और हमें ब्रास के अंदर ही कॉपर और जिंक का ही अमाउंट निकालना है, तो हमें टिन का कोई काम नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रॉब्लम में दिया जाता है। चलिए, या अगर दिया भी गया हो तो आपको इसका कोई काम नहीं है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। अब हमें दिया गया है कि किसी फ्यूज्ड मास में, मतलब ब्रास और ब्रोंज को कंपोज करके जब कोई अलॉय बनाया गया, तो उसमें 74% कॉपर है, 16 जिंक है और 10% टिन है। तो इस प्रॉब्लम का जो रूट है, जो बेस है, वो है यहाँ से। मान लेते हैं, लेट द फ्यूज्ड मास contain X parts of brass and Y parts of bronze। फ्यूज्ड मास में X पार्ट ब्रास का है और Y हिस्सेदारी ब्रोंज का है, इसलिए अमाउंट ऑफ फ्यूज्ड मास कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है ना, इसलिए कॉपर इन फ्यूज्ड मास, कॉपर कितना है भाई, फ्यूज्ड मास में कॉपर कितना है, 74% है। टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूज्ड मास कितना है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का 74% है, यानी कि 74 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 100, इतना कॉपर है। उसी तरह जिंक कितना है फ्यूज्ड मास में, 16%, यानी कि 16 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 10। टिन का तो कोई काम ही नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रहा था टिन को छोड़ दीजिए, टिन को अकेले खेलने दीजिए। अब चलिए फिर यहाँ से देखते हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि ब्रोंज जो है उसमें 80% कॉपर है और 4% जिंक है। अगेन वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टिन। तो हमें पूरे फ्यूज्ड मास में, यानी कि ब्रास और ब्रोंज का जो अलॉय है, उसमें कॉपर का अमाउंट पता है। अगर सिर्फ ये पता चल जाए कि इस वाई पार्ट्स ब्रोंज में कितना कॉपर है, तो उसको इसमें से घटा के हम पता कर सकते हैं कि फ्यूज्ड मास में कितना ब्रास है। ठीक है, मतलब सिर्फ ब्रास में कितना कॉपर है ये पता कर सकते हैं। देखिए, कॉपर जो टोटल है फ्यूज्ड मास में वो कितना है, इतना है। टोटल कॉपर फ्यूज्ड मास में इतना है। अब फ्यूज्ड मास में जो ब्रोंज का पार्ट है वो वाई है। अब वाई में जितना कॉपर हो जाए वो अगर हमें पता चल जाए, तो उस कॉपर के अमाउंट को इस वाले टोटल कॉपर के अमाउंट में से घटाएंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा, कॉपर का अमाउंट होगा। किस में, सिर्फ ब्रास में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ना। क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन वाई पार्ट्स ऑफ ब्रोंज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80%, यानी कि 80 वाई बाई 100, एंड क्वांटिटी ऑफ जिंक इन वाई पार्ट्स ऑफ ब्रोंज इज इक्वल टू 4%, यानी कि 4 वाई बाई 100। ऊपर से इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। चलिए, मेरे पास क्वेश्चन है, अगर यहाँ से मुझे याद नहीं रहा तो मैं किताब है उसमें से देख लूँगा।
अब क्या करते हैं, इसलिए अमाउंट ऑफ कॉपर ओनली इन ब्रास, सिर्फ ब्रास में कितना कॉपर होगा, टोटल कॉपर है फ्यूज्ड मास में 74x + y/100 और उसमें से जो ब्रोंज में कॉपर है वो है 80y/100। तो यही हो गया कॉपर ब्रास में कितना आ गया आपका 74x, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 74x - 6y / 100। Similarly, also amount of zinc only in brass। अब टोटल जिंक कितना है फ्यूज्ड मास में, वो है 16 × x + y/100। इसमें से अगर हम ब्रोंज वाले जिंक के अमाउंट को घटा दें तो जो आएगा वो ब्रास में जितना जिंक है वो मिल जाएगा। तो ब्रास में कितना जिंक है हमारा 16x + 12y/100। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रास में यानी कि x पार्ट्स ब्रास में हमारे पास ये कितना है, कॉपर का अमाउंट है और उसी x पार्ट्स ब्रास में ये जिंक का अमाउंट है। अब ब्रास किससे किससे मिलके बना हुआ है, x पार्ट्स टोटल ब्रास है तो ब्रास किससे किससे मिलके बना हुआ है, ब्रास सिर्फ कॉपर और जिंक से मिलके बना हुआ है। सो इसलिए 74x - 6y/100 = 16x + 12y/100 प्लस इतना = क्या होगा, किस करिए, = x होगा, क्योंकि x ही तो टोटल पार्ट्स है ना ब्रास का। तो x में ये कॉपर और जिंक, जब कॉपर और इतना जिंक टोटल मिल रहा है तभी तो टोटल x बन रहा है ना, क्योंकि x पार्ट ही अवेलेबल है फ्यूज्ड मास में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। सो 74x + 16x 90x + 6y = 100x। So 10x = 6y, that is x/y = 3/5। यानी कि फ्यूज्ड मास में 3 पार्ट ब्रास है तो 5 भाग कितना है, ब्रोंज का है। यहां से ये तो हमें मिल गया, लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में निकालना है कि रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रास, ब्रास में कितना कॉपर और कितना जिंक होगा उसका रेशियो निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ना परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ब्रास। अब ब्रास में कॉपर कितना है 74x - 6y/100। परसेंटेज निकालना है तो टोटल जितना कॉपर है, कॉपर का परसेंटेज निकालना है। अब याद करिए जो शुरू में मैंने रेशियो में आपको थोड़ा सा बताया था, वो बकेट वाला समझाया था आपको। तो कॉपर का अमाउंट कितना है, ये सिर्फ कॉपर का अमाउंट है। तो कॉपर का परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल अमाउंट इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज को निकालने के लिए। सो यहाँ से कितना हो गया 74x - 6y/100x इंटू 100, 100 कैंसिल। अगर मैं ऊपर नीचे y से डिवाइड कर दूँ तो 74 इंटू x/y - 6, क्योंकि y डिवाइडेड बाई y कैंसिल हो जाएगा और नीचे x/y। सो 74 x/y हमारा कितना आया हुआ है, यहाँ से देखिए 3/5, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3/5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई फिर से 3/5, 74 इंटू 3
22 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3 बच गया, 5 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया, 2 9 3, देखिए यहाँ पे 4 3 जा 12, 21 और एक 22 होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 192 आएगा। सो 64% आपका कितना आ गया, कॉपर आ गया। अब ब्रास चूंकि सिर्फ कॉपर और जिंक से ही बना हुआ है, तो बाकी का जो 100% में अमाउंट होगा वो किसका होगा, जिंक का होगा, क्योंकि कॉपर 64% आ गया है, इसलिए परसेंटेज ऑफ जिंक इन ब्रास इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36%। अब रेशियो निकाल सकते हैं ना आप, 64/36 यही रेशियो आ गया, काट दीजिए, अपने सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। लोएस्ट फॉर्म, ये तो चीज़ आपने पढ़ा होगा ना, किसी भी फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म, किसी भी फ्रैक्शन को अपने लोएस्ट फॉर्म में उस तब लिखा जा सकता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF से डिवाइड कर दें। या और आसान भाषा में कह सकते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी कि किसी कॉमन क्वांटिटी से ऊपर नीचे नहीं कट रहा हो, तो वो रेशियो, वो फ्रैक्शन अपने लोएस्ट फ्रैक्शन में है। जैसे कि 2/3, ये अपने लोएस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 और 3 एक दूसरे के को प्राइम है। को प्राइम, दो क्वांटिटीज को प्राइम तब होते हैं जब दोनों का HCF 1 हो, तो याद रखिएगा ये सब, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आसान सा टॉपिक है। अब एक क्लास हम करेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे इनसे ओलंपियाड्स बेस्ड, और कुछ अच्छे टेक्स्ट के प्रॉब्लम लेंगे कुछ बुक्स के, और उनको सॉल्व करेंगे। ज़्यादा नहीं, 4-5 उतना काफ़ी है, सफिशिएंट होगा आपके लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक जस्ट टूल है, इट इज़ जस्ट अ टूल इन मैथमेटिक्स। यू हैव टू अप्लाई दिस टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर थ्योरी से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आते हैं, बट इनके एप्लीकेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके लिए। सो कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि किस तरह के आते हैं ओलंपियाड्स वगैरह में, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हाई लेवल के थोड़े प्रॉब्लम, वो आते हैं आपको ओलंपियाड्स में, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। एक क्लास और करेंगे, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम देख लेंगे, उसके बाद हम प्रोग्रेशन शुरू कर देंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अलजेब्रा में। चलिए, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।